सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में एग्जाम रेल के कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई आर्मेचर शुड बी ऑन स्टेटर ओनली इन सिंक्रोनस मशीन। आज के सेशन से ये कंक्लूड करेंगे हम लोग कि डीसी मशीन में आर्मेचर का प्लेसमेंट कहाँ पे करते हैं हम लोग, स्टेटर में कि रोटर में। और एसी मशीन्स में जैसे कि इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन्स में आर्मेचर कहाँ पे प्लेस करें, स्टेटर में कि रोटर में, कौन सी बेटर प्लेसमेंट आइडिया होगा, क्या क्या फैक्टर्स उसमें डिपेंड करते हैं। इन सारी चीज़ों पे आज का डिस्कशन होने वाला है। तो यहाँ से आपको आरआरबी जेई या फिर अदर स्टेट एजे एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, सॉरी, हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आज के सेशन में हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है वाई आर्मेचर शुड बी ऑन स्टेटर ओनली इन सिंक्रोनस मशीन। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 एंड CBT 2 777 में कवर कराया जा रहा है। और जो कैंडिडेट्स केवल और केवल नॉन टेक्निकल पार्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि CBT 1 का पार्ट है, वो 499 में चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। जिस डेट पे आप इन कोर्सेज पे एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे जितने भी सब्जेक्ट ऑफिशियल आरआरबी जेई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जितने भी सब्जेक्ट CBT 1 एंड CBT 2 में मेंशन है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको किसी भी तरीके का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिससे आप सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी स्टडी अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, राइट। गेट का जो टेस्ट सीरीज है गेट एकेडमी में, वो गेट एस्पिरेंट्स जो 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2,222 रुपीज़ में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 26 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो 4,444 रुपीज़ में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कोर्स है तो आपको और भी डिटेल में और भी ज़्यादा लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड 27 के जो कोर्सेस हैं वो 6,666 में आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे। इसमें फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 26 एंड 27 के कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। अगर आप इन प्राइजेस पे कोर्सेज परचेस करते हैं तो डोपामाइन कोर्स एंड स्मार्ट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। गेट एकेडमी के और भी कुछ कोर्सेस हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में अवेलेबल है। ऑल स्टेट ए जेई एग्जामिनेशन 777 में। एंड स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक्निकल जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन्वायरमेंटल साइंस, आईसीटी, मैथ्स और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ये सारी के सारे सब्जेक्ट आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे, जो ईएससी नॉन टेक्निकल में आते हैं, कंडक्टेड बाय यूपीएससी, राइट, जिसका अभी रिसेंटली फॉर्म भी निकला हुआ है। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज में इंटरेस्ट है, जैसे कि नेटवर्क या पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन कोर्सेज को आप अवेलेबल करा सकते हैं अपने लिए और इंडिविजुअल बेसिस पे, जिसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है गेट 2025 के लिए, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 एंड एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं सब्जेक्ट वाइज। एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 देखने के लिए मिल रहा है। एंड मॉक टेस्ट 10 टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट के साथ आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, राइट। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये जनरल एप्टीट्यूड का जो बुक है गेट एकेडमी का ई बुक है, ये क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने है, जिसको आप स्कैन करके ई बुक तक पहुंच सकते हैं। जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड
इसमें प्रीवियस 15 ईयर का गेट क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आपको एप्टीट्यूड के लिए वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन गेट एकेडमी प्रोवाइड किया हुआ है, आपको और भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है स्पेशली एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाई आर्मेचर शुड बी ऑन स्टेटर ओनली इन सिंक्रोनस मशीन, राइट। तो आज का डिस्कशन करते हैं हम लोग व्हाई आर्मेचर शुड बी इन स्टेटर ओनली इन सिंक्रोनस मशीन। तो ध्यान देते हैं कि ये आपको कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये वाला पार्ट जो है आपका स्टेटर का पार्ट है, जैसा कि आउटर पार्ट है, दिस इज स्टेटर पार्ट। और कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा ये, इसको हम लोग कहते हैं बुल आई। बुल आई मशीन को लिफ्ट करने के लिए क्रेन वगैरह के थ्रू हुकिंग काइंड ऑफ फिनोमिना रहता है, जिसके थ्रू हम लोग मशीन को लिफ्ट कर सकते हैं। एंड ये जो है ये बेस काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, जो कि अपने मशीन को आप कहाँ पे रखेंगे, अर्थ में ही रिवेट करके रखेंगे, राइट, जिससे स्टेबल रह सके मशीन। अदरवाइज रोटर हायर स्पीड पे रन कर रहा है तो वो जर्क के साथ मूव कर सकता है, इसीलिए अर्थ में रिवेट करके रखेंगे आप। ये भी बेस ऑफ द मशीन है, दिस इज द स्टेटर पार्ट। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंडरस्टूड हो गया है कि कौन सा स्टेटर वाला पार्ट है, कौन सा रोटर वाला पार्ट है। दिस इज बुल आई, राइट, बुल आई। एंड रोटर वाला पार्ट ये देखने के लिए मिल रहा है इस मशीन में। रोटर यहाँ पे देखने के लिए मिल रही कुछ इस फैशन में रेड कलर के पेन से, और इस मशीन में ये रोटर आपको रिप्रेजेंटेटेड है। तो स्टेटर में एन और एस पोल्स इस मशीन में इस तरीके से अवेलेबल है, और यहाँ पे रोटर में एन और एस पोल्स फील्ड पोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये क्या है, इस मशीन में फील्ड पोल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड फील्ड पोल्स। पोल्स, फील्ड पोल्स किसको बोलते हैं बताइएगा। फील्ड पोल्स जो कि यहाँ पे रोटर में है। फील्ड पोल्स मतलब कि डीसी एक्साइटेशन के थ्रू हम लोगों ने एन और एस पोल्स बनाया हुआ है। डीसी एक्साइटेशन के थ्रू हम लोगों ने एन और एस पोल्स बनाए हुए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बनाते हैं, नॉर्मल सा एक हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिए हम लोग, जिसकी परमेबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है, और इसमें इस तरीके से वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये एन और एस अभी इरेज कर देते हैं। इस तरीके से केवल हायर परमेबिलिटी का मैग्नेटिक मटेरियल लिए हुए हम लोग, और यहाँ पे वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें डीसी एक्साइटेशन देते हैं प्लस और माइनस, तो करंट फ्लो करेगा, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने अप्लाई किया। जब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स का डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। फ्लक्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ से फ्लक्स लाइंस निकलेंगी और यहाँ पे एंटर करेंगी। फ्लक्स लाइंस का बिहेवियर कैसा होता है, क्लोज बाय इट्स ओन होती है, राइट, कभी भी ओपन नहीं होती हैं फ्लक्स लाइंस। इस तरीके से निकलेंगी एंड देन इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करते हुए, और यही डायरेक्शन होगा। ये कैसे पता चला, राइट हैंड थंब रूल, कि करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में, फ्लक्स लाइंस अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में, वाइस वर्सा, राइट। तो थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये हम लोगों को बताता है। एंड देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन। तो जब मटेरियल से फ्लक्स लाइंस बाहर निकलती है वो कौन सा पोल होता है, जैसा कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये एन पोल हो जाएगा अगर मटेरियल से फ्लक्स लाइंस एयर में जा रही हैं, एंड एयर से फ्लक्स लाइन जब मटेरियल में एंटर कर रही हैं तो वो एस पोल हो जाएगा। इनसाइड द मटेरियल फ्लक्स लाइंस कैसे ट्रेवल करती हैं, एस टू एन। आउटसाइड द मैग्नेट कैसे ट्रेवल करती है, एन टू एस, एन टू एस। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपने स्कूल फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसको आप को क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लोग बनाए हुए हैं डीसी एक्साइटेशन देके, जो कि दो मशीन्स हैं यहाँ पे। इस वाली मशीन में फील्ड पोल्स कहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, स्टेटर में देखने के लिए मिल रहा है, एंड यहाँ पे रोटर में देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो स्टेटर क्योंकि स्टैटिक पार्ट है, तो ये फील्ड पोल्स बनाने के लिए जो भी वाइंडिंग वगैरह लगी होंगी
वो आपने इजीली कंस्ट्रक्ट करके यहाँ से निकाल के वाइंडिंग फिर इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करके ऐसे दो टर्मिनल्स बाहर निकाल दिया एंड यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन दे दिया, करंट फ्लो किया, तो यहाँ पे एन पोल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे एस पोल का फॉर्मेशन हो गया, दैट्स इट। तो इस चीज़ को इरेज करते हैं हम लोग क्योंकि ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। इस चीज़ को इरेज करते हैं। ऐसा कुछ, राइट। तो ध्यान दीजिए अब कि आर्मेचर जो होता है मशीन का वो हार्ट ऑफ मशीन होता है, राइट। आर्मेचर के बारे में बात करें, आर्मेचर इज दी हार्ट ऑफ मशीन। जितना भी पावर का डेवलपमेंट होना है वो आर्मेचर में ही होता है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन इज नथिंग बट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ आर्मेचर। फील्ड वाइंडिंग या फिर फील्ड पोल से उसका कोई लेना देना नहीं। फील्ड वाइंडिंग या फील्ड पोल से मशीन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं। जो भी वोल्टेज का डेवलपमेंट होना है, जो भी करंट फ्लो कर रहा है, जो भी टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? केवल और केवल आर्मेचर रेस्पॉन्सिबल है, राइट। तो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन इज नथिंग बट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ आर्मेचर। फील्ड पोल्स का उससे कोई लेना देना नहीं। एक्टिव पावर का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो आर्मेचर में डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे कि आर्मेचर इस मशीन में कहाँ पे है। इस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग देखिए, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये पूरी की पूरी थ्री फेस वाइंडिंग कहाँ पे रखी गई है? रोटर में रखी गई है। दिस वाइंडिंग इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग कह रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। और यहाँ पे कहाँ पे है आर्मेचर वाइंडिंग? रोटर में रखी गई है, राइट। और यहाँ पे दूसरी वाली मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग, ये कौन सी वाइंडिंग है? ये फील्ड पोल्स है ना, तो ये फील्ड वाइंडिंग है, केवल डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए, एन और एस पोल्स बनाने के लिए। इसका पावर हैंडलिंग कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं। ये थ्री फेस वाइंडिंग कहाँ पे रखी गई है? स्टेटर में रखी गई। देखिएगा, ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो इस तरीके से थ्री फेस वाइंडिंग आपको स्टेटर में देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग, दिस वन इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। और इसको हम लोग कह सकते हैं फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे भी आपने, क्योंकि जितने भी मशीन्स होते हैं लार्जर कैपेसिटी के, वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। उसको बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही यूज़ करते हैं, फील्ड एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसको भी वाइंडिंग के थ्रू ही बनाया गया होगा, जो कि वाइंडिंग हम लोगों ने हौच पौच हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये फील्ड वाइंडिंग है। तो दो मशीन हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। एक मशीन में, ये फर्स्ट वाली मशीन में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे है एंड आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे है। दूसरी वाली मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे है एंड फील्ड वाइंडिंग जो है वो रोटर पे है। अब हम लोगों को इन दोनों में से प्रिफर करना है कि कौन सी मशीन हम लोग यूज करेंगे एज अ सिंक्रोनस मशीन। तो देखिए, सिंक्रोनस मशीन इज द बिगेस्ट मशीन, लार्जेस्ट मशीन, राइट। जो भी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है 50 मेगावाट, 70 मेगावाट, यहाँ 200 मेगावाट कैपेसिटी की जो भी मशीन्स हैं, ये मेगावाट जो कहा जा रहा है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है? फील्ड के लिए नहीं, आर्मेचर के लिए। कि ये पावर कहाँ पे डेवलप होगा? आर्मेचर में डेवलप होगा पावर, राइट। तो लार्ज पावर है, राइट। जितनी भी मशीन्स है सबसे बड़ी बिगेस्ट एंड पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की मशीन सिंक्रोनस मशीन होती है, ठीक है। तो आर्मेचर में देखिए 50 मेगावाट, 70 मेगावाट ह्यूज पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है। तो वोल्टेज और करंट जो फ्लो करेंगे आर्मेचर में वो भी बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होंगे। तो वोल्टेज और करंट जब बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होंगे तो देखिए इंसुलेशन की जो डिजाइनिंग है मशीन की, तो उसके लिए तीन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से तीन से फैक्टर? तो तीन फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सपोज करिए कि दिस इज द इंसुलेटिंग मटेरियल,
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये। अगर इनके टर्मिनल पे मैं 220 वोल्ट अप्लाई करता हूँ इनके टर्मिनल्स पे, तो ये 220 वोल्ट को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन 220 वोल्ट के बजाय इंस्टीड ऑफ 220 वोल्ट अगर हम लोग 1000 वोल्ट अप्लाई कर दें इनके टर्मिनल्स पे, तो इमीडिएटली इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक फेलियर हो जाएगा और करंट इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में पास करना चालू कर देगी। इस चीज को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक फेलियर। तो वोल्टेज की कैपेसिटी पे इंसुलेशन की डिजाइन की जाती है मशीन्स में, राइट। वोल्टेज रेटिंग उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा फैक्टर जो कि इंसुलेशन को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। कि नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर पे ये मटेरियल रखा हुआ है तो ये 220 वोल्ट ब्लॉक कर सकता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे ले जाए, तो हो सकता है कि 220 वोल्ट जो कि इसकी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी थी, अब 100 वोल्ट ही अप्लाई करने पे इसका डाइलेक्ट्रिक फेल्योर हो जाए, राइट। इंसुलेशन ब्रेकडाउन जिसको हम लोग कहते हैं। तो टेम्परेचर पे भी इंसुलेशन डिपेंड करता है। तीसरी चीज है इंसुलेशन के लिए कि मैकेनिकल स्ट्रेस, कि अगर नॉर्मल रूम पे रखा हुआ है, फ्री स्पेस पे रखा हुआ है अगर ये, तो ये 220 वोल्ट ब्लॉक कर सकता है, इसकी ब्लॉकिंग कैपेसिटी है। लेकिन अगर इसमें मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कर दे, तब इनके टर्मिनल्स में 220 वोल्ट के बजाय अगर हम लोग 100 वोल्ट ही अप्लाई करें तो इसका डाइलेक्ट्रिक फेलियर हो जाएगा। तो ये तीन चीजें पे इंसुलेशन की डिजाइनिंग तय होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर ह्यूज पावर हैंडल कर रहा है, राइट। ह्यूज पावर हैंडलिंग कैपेसिटी हो रही है आर्मेचर में देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आर्मेचर रोटर में है, यहाँ पे स्टेटर में आर्मेचर देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर रोटर में रखते हैं हम लोग आर्मेचर, तो रोटर कंटिन्यूअसली हायर स्पीड पे रन करेगा, राइट। तो जो कंडक्टर्स रखे हुए हैं ये रोटर के ऊपर में, यहाँ पे इस तरीके से स्लॉट्स बने होंगे, स्लॉट्स बने होंगे, इस तरीके से स्लॉट्स बने होंगे रोटर के ऊपर में, रोटर स्लॉट्स, राइट। और स्लॉट्स के ऊपर में, क्योंकि रोटर क्या है, हाईली परमिएबल मटेरियल है, जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, और कंडक्टर टू कंडक्टर हम लोग ऐसे ज्वाइन करके नहीं रख सकते, अदरवाइज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए रोटर से इसको आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग इंसुलेशन फिल करते हैं। ये ग्रीन कलर के पेन से इंसुलेशन फिल किया हुआ है, राइट। ग्रीन कलर के पेन से रोटर और कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन फिल किया हुआ है, इंसुलेशन। यहाँ पे भी हम लोग इंसुलेशन फिल करेंगे, चाहे स्टेटर में हो चाहे रोटर में हो। स्टेटर भी क्योंकि हाईली परमिएबल मटेरियल का है, और कंडक्टर टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेशन, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा मशीन में, कोई भी मशीन। जनरल स्टेटमेंट है, कंडक्टर टू कंडक्टर ऑलवेज सेपरेटेड बाय इंसुलेशन। तो ये इंसुलेशन फिल करके रखा हुआ है। अगर ये आर्मेचर क्योंकि हायर वोल्टेजेस हैंडल कर रहा है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या यूज करना पड़ेगा, ज्यादा। थोड़ा सा यूज करें तो उसका डाइलेक्ट्रिक फेलियर हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है। ऊपर से अगर रोटर में रखते हैं तो ये हायर स्पीड पे रन करेगा, राइट। रोटर में रखा हुआ है, स्टेटर में रखता तो स्टैटिक रहता, रोटर में रखा हुआ है तो हायर स्पीड पे रन कराने से मटेरियल का, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल फिल किया हुआ है उसका मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ाने पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो है वोल्टेज ब्लॉक करने की, वो रेड्यूस हो जाती है मटेरियल की। तो नॉर्मल मटेरियल जैसे कि इम्प्रेग्नेटेड पेपर्स, एस्बेस्टस, पीवीसी, ये सब से काम नहीं चलेगा। हायर कंपोजिशन मटेरियल की तरफ हम लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मशीन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एक तो ऑलरेडी सिंक्रोनस मशीन लार्ज है, करोड़ ऑफ रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ऊपर से अगर रोटर में रखते हैं हम लोग सारी चीजें आर्मेचर, तो कंडक्टर्स के बीच में, रोटर और कंडक्टर्स के बीच में जो इंसुलेशन रखा हुआ है उसका मैकेनिकल स्ट्रेस हाई होगा। मैकेनिकल स्ट्रेस हाई होने की वजह से वो इमीडिएटली डाइलेक्ट्रिक फेलियर हो जाएगा। इसीलिए हार्ड कंपोजिशन मटेरियल्स एज अ इंसुलेशन हम लोगों को चूज करना पड़ेगा, जो कि एक कॉस्टली अफेयर। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और रोड स्टेटर में रहता तो इजीली, स्टेटर में कोई मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं होता। हाँ, वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी हाई होती, जिसके कारण अच्छा मटेरियल यूज करना पड़ता हम लोगों को एज अ इंसुलेशन, लेकिन इसका मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होता, वो नॉर्मली स्टेटर में रखा हुआ है। रोटर में रखे अगर हम लोग तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेस झेलना पड़ेगा इसको, जिसके कारण
हार्ड कंपोजिशन मटेरियल्स एज अ इंसुलेशन और कॉस्टली मटेरियल्स एज अ इंसुलेशन चूज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो एक पॉइंट ये हो गया, इस रीजन की वजह से हम लोग स्टेटर में रखते हैं। दूसरा रीजन है कि थ्री फेज की वाइंडिंग जो कि आर्मेचर वाइंडिंग है, अगर हम लोग स्टेटर में सॉरी रोटर में रखते हैं तो देखिए ए फेज, अब इसको क्या एज अ जनरेटर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोड तक पहुंचाना पड़ेगा। जो भी पावर का डेवलपमेंट आर्मेचर में हो रहा है उसको स्टैटिक लोड तक पहुंचाना है, आपके घर के रेफ्रिजरेटर तक पहुंचाना है। तो आपका घर का रेफ्रिजरेटर क्या है, स्टैटिक लोड है ना, एक जगह पे फिक्स्ड है, रूम में रखा हुआ है कि लोड रोटेट कर रहा है। तो रोटर क्या है, रोटेट कर रहा है, लेकिन लोड तो नहीं रोटेट कर रहा है उसके साथ। तो लोड क्या है, स्टैटिक है आपके घर का रेफ्रिजरेटर, थ्री फेज लोड या एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग्स यूज करते हैं कि ये रोटर के साथ जो शाफ्ट असेंबल्ड है, इस तरीके से शाफ्ट है, इसमें 3 हार्ड ड्रॉन कॉपर रिंग्स होती हैं, ऐसी ऐसी ऐसी, जो कि रोटर के साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे रन करती रहती हैं, और जिसमें ब्रशेस के थ्रू स्टेशनरी कांटेक्ट मेंटेन करके हम लोग करंट या पावर कलेक्ट करके स्टेशनरी लोड तक पहुंचाते हैं। देखिएगा ये रोटर क्या है, रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। कंडक्टर्स, रोटर कंडक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। स्लिप रिंग्स क्या है, शाफ्ट के साथ असेंबल्ड है, जो कि स्टेशनरी शाफ्ट रोटेट कर रहा है, उसी में स्टैटिक पोजीशन बनाए हुए इस तरीके से शाफ्ट के साथ रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रशेस के थ्रू, ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, जो कि स्टेशनरी कांटेक्ट मेंटेन करेंगे स्लिप रिंग्स और लोड के बीच में, राइट। तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ऐसा करके इनपुट दिया हम लोगों ने, ए बी और सी वाले फेज का इनपुट स्लिप रिंग में दिया। अब स्लिप रिंग्स के थ्रू ये स्टेशनरी लोड तक जाएगा। तो देखिएगा थ्री फेज की आर्मेचर वाइंडिंग है तो कितने स्लिप रिंग्स लगेंगे, एक दो तीन, तीन स्लिप रिंग्स लगेंगे। अगर थ्री फेज स्टार कनेक्शन में ज्वाइन किया हुआ है आपने रोटर में वाइंडिंग, तो 3 स्लिप रिंग्स का रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज डेल्टा कनेक्शन में है तो 6 स्लिप रिंग्स का रिक्वायरमेंट है। वो फर्दर डिस्कशन है, आपको कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो ये आइडिया होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें इरेज करते हैं जिससे पिक्चर एकदम क्लियर रहे। तो यहाँ पे 3 स्लिप रिंग्स का रिक्वायरमेंट है। यही अगर फील्ड वाइंडिंग रोटर में होती और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में होती इस केस में, तो फील्ड वाइंडिंग जो कि ये डीसी सोर्स जो है हमारा, डीसी मशीन हो गई या फिर पायलट एक्साइटर कुछ भी हो गया, कि सपोज करिए एक बैटरी ही है, एक डीसी बैटरी है जिसके साथ हम लोगों को डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करके एन और एस पोल्स बनाना है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है रोटर। अब इसमें वाइंडिंग इस तरीके से प्रोवाइड की हुई है, और एक वाइंडिंग एक स्लिप रिंग से, ऑब्वियस सी बात है स्लिप रिंग्स तो यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, जिससे स्टेशनरी सोर्स के साथ, डीसी सोर्स के साथ फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया जा सके। तो ये ऑन टॉप ऑफ द शाफ्ट स्लिप रिंग्स है, हार्ड ड्रॉन कॉपर रिंग्स है, जो कि शाफ्ट के साथ इस डायरेक्शन में रन कर रही हैं, राइट। और उसके कारण यहाँ पे ब्रशेस अरेंज्ड है, ब्रश के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करके हम लोग सोर्स की इलेक्ट्रिसिटी ब्रशेस के थ्रू स्लिप रिंग में जा रही है, स्लिप रिंग के थ्रू फील्ड वाइंडिंग में जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे एन और एस पोल्स बन रहे हैं, राइट। तो देखिएगा अगर फील्ड वाइंडिंग रखते हैं हम लोग रोटर पे, तो कितने स्लिप रिंग्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, केवल और केवल 2, क्योंकि 2 चीजें होती हैं डीसी में, प्लस और माइनस। तो कितने वायर्स होंगे, 2 वायर्स होंगे, इजीली 2 स्लिप रिंग से हमारा काम चल जाएगा। तो ये स्लिप रिंग, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लिप रिंग रहेगी जो कि और कॉस्ट को इंक्रीज करेगी। तो ये एक रीजन है कि हम लोग स्टेटर में रखते हैं, ना कि जिससे 2 स्लिप रिंग्स लगे मशीन के कंस्ट्रक्शन में। अदरवाइज अगर रोटर में आप 3 फेस वाइंडिंग रखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं, तो 3 स्लिप रिंग्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, जो कि अननेसेसरली कॉस्ट को इंक्रीज करेगी। वी आर इंजीनियर्स ना, वी आर इकोनॉमिस्ट, कि लोअर कॉस्ट पे कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराया जा सके विथ रिलायबिलिटी। थर्ड कंडीशन के बारे में बात करें, कूलिंग, कि मेगावाट्स ऑफ पावर आर्मेचर हैंडल कर रहा है, मेगावाट, राइट। हायर वोल्टेजेस, हायर करंट हैंडल कर, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा आर्मेचर वाइंडिंग्स में, बहुत ज्यादा हाई होगा। देखिएगा
किलो एम्पियर्स में या फिर सम थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स में आर्मेचर में करंट फ्लो करता है सिंक्रोनस मशीन्स में। तो फील्ड वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो करेगा, सम हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर्स या फिर किलो एम्पियर, सम एम्पियर्स, राइट। कि सपोज करिए किलो एम्पियर में अगर आपका स्टेटर में सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो करता है, तो फील्ड वाइंडिंग में 100 एम्पियर 150 एम्पियर इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा आपके फील्ड वाइंडिंग में। तो लार्ज करंट फ्लो कर रहा है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो किस में हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, आर्मेचर में, ना कि आपके फील्ड वाइंडिंग में, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है वहां पे भी हीटिंग होगी, लेकिन ज़्यादा हीटिंग कहाँ पे होगी, स्टेटर में, सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग में होगी। तो अगर आर्मेचर हम लोग स्टेटर में रखते हैं तो इस तरीके से वाटर ट्यूब्स के थ्रू वाटर वगैरह फ्लो करा के इजिली कूलिंग कर सकते हैं हम लोग। ऐसा पंच करके हम लोग वाटर वगैरह फ्लो करवा के कूलिंग कर सकते हैं, बीच बीच में वाटर ट्यूब्स फ्लो करवा के, कि ओवरऑल आर्मेचर वाइंडिंग कूल डाउन रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे। जबकि आर्मेचर अगर हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं रोटर में, तो यहाँ पे वाटर ट्यूब्स वगैरह नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी रोटेटिंग है, ऊपर से वाटर ट्यूब्स भी को भी रोटेट करना पड़ेगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ईजी है कि हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर में रखें। बात सिंपल सी है। कूलिंग कूलिंग स्लिप रिंग्स और इंसुलेशन, इन तीन फैक्टर्स पे बात किया, जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग अगर स्टेटर में रहती है तो वही एडवांटेजेस है हमारे लिए, अगर सिंक्रोनस मशीन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, या फिर एसी मशीन में कोई भी मशीन, चाहे इंडक्शन मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रही होगी तो आपको चीज़ें, राइट। डीसी मशीन्स में, डीसी मशीन में हमारे पास देखिए, एसी मशीन में फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास कि इस कंस्ट्रक्शन में भी वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे, इस कंडीशन में भी वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे। यहाँ पे क्या है, एन पोल स्टेटर में है, वहां से फ्लक्स लाइंस ऐसे देखने के लिए मिल रही हैं। रोटर कंडक्टर्स यहाँ पे, आर्मेचर कंडक्टर्स यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि रोटर के साथ रन कर रहे हैं। तो ये कंडक्टर चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं, हाँ करेंगे, क्योंकि फ्लक्स कटिंग हो रहा है ना बार बार, ये रोटर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है थ्रू दी हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो ये फ्लक्स ऐसे स्टैटिक बने हुए हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स कटिंग ये एक्सपीरियंस करेगा, फ्लक्स लिंकेजेस एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे वोल्टेजेस डेवलपमेंट होगा और सारी प्रक्रियाएं होंगी। यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ऐसा हम लोग सिंक्रोनस मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस वाले कंस्ट्रक्शन में बात करें कि रोटर यहाँ पे है, रोटर में जो कि इस डायरेक्शन में ऐसा रन कर रहा है हायर स्पीड पे, एन और एस पोल, जिससे फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, और कंडक्टर स्टेशनरी रखा हुआ है, आर्मेचर स्टेटर में है। तो ये बार बार फ्लक्स कटिंग एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं, ये बार बार कंडक्टर आपका फ्लक्स कटिंग एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं, करेगा, वोल्टेजेस वहां पे भी इंड्यूस होंगे। तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तीन फैक्टर के हिसाब से, इंसुलेशन, स्लिप रिंग, कूलिंग के हिसाब से हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि आर्मेचर जब भी सिंक्रोनस मशीन में रहेगा, हमेशा और हमेशा हम लोग स्टेटर में रखेंगे, जिससे इंसुलेटिंग मटेरियल्स लेस कॉस्टली हों, स्लिप रिंग्स केवल और केवल 2 लगे, कूलिंग जो है मशीन की इजीली हो पाए, राइट। तो ये वाला कंस्ट्रक्शन हम लोग प्रीफर करते हैं सिंक्रोनस मशीन में। व्हाट अबाउट डीसी मशीन, डीसी मशीन में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, एसी मशीन में है कि ये भी यूज किया जा सकता है, ये भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यूज हम लोग ये करेंगे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। लेकिन डीसी मशीन में हमारे पास ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। डीसी मशीन में क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे हम लोग यूज करते हैं कम्यूटेटर, एसी को डीसी में वो कन्वर्ट करता है। और कम्यूटेटर ऐसा है कि मैकेनिकली रोटेट होके ही वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रोटर में आर्मेचर हम लोगों को रखना फोर्सफुल होता है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि स्टेटर में रखें हम लोग आर्मेचर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो इसीलिए पर यूनिट जो कॉस्ट होती है डीसी मशीन की, वो एसी मशीन से ज़्यादा कॉस्टली है। अगर सेम किलोवाट कैपेसिटी में कंपेयर करें डीसी मशीन और एसी मशीन को, तो डीसी मशीन ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है, क्योंकि वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग फोर्सफुली हम लोगों को स्टेटर में रखना पड़ेगा, ये प्रीफर करते हैं हम लोग वहां पे, और फील्ड वाइंडिंग हम लोग
स्टेटर में लगाते हैं, जिसके कारण इंसुलेशन मटेरियल जो लग रहा है आर्मेचर में वो ज़्यादा लगेगा, हार्ड कंपोजिशन मटेरियल लगेंगे। स्लिप रिंग्स जो लग रहे हैं वो भी स्लिप रिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्लिप रिंग्स क्या लगेंगे, 2 ही लगेंगे, राइट, कोई भी केस हो, क्योंकि वहाँ पे 3 फेज वाला कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। और कूलिंग के बारे में बात करें, सॉरी वहाँ पे स्लिप रिंग नहीं लगते हैं, स्प्लिट रिंग लगते हैं, वहाँ पे स्प्लिट रिंग लगते हैं, स्प्लिट रिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। कूलिंग कूलिंग बेटर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, राइट, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्रीज हो जाती है। और कम्यूटेटर मैकेनिकली रोटेट होके ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसी वजह से हम लोगों को फोर्सफुली स्टेटर में फील्ड पोल्स और रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं डीसी मशीन में। वहाँ पे आपके पास चांसेस नहीं है कि आप ये वाला कंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकें, आप ये वाला कंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकें, आपको यही यूज़ करना पड़ेगा डीसी मशीन में, डीसी, ये एसी। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन इज नथिंग बट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ आर्मेचर, सो डेफिनेटली इंसुलेशन रिक्वायरमेंट विल बी मोर इन आर्मेचर, कि आर्मेचर में इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। इंसुलेशन की डिजाइनिंग वोल्टेज राइटिंग, टेम्परेचर राइज और मैकेनिकल स्ट्रेस पर डिपेंड करती है, जो कि हम लोगों ने डिस्कशन किया। बट इन डीसी मशीन कंपल्सरली armature should be placed on rotor only because of the functionality of commutator, therefore per unit cost of DC machine is high compared to AC machine. In AC machine we have flexibility, so we use rotating poles and stationary armature. AC machine में flexibility है हमारे पास, लेकिन इन तीनों रीजंस की वजह से, इन 3 रीजंस की वजह से, इंसुलेशन, स्लिपरिंग एंड कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रोटेटिंग पोल्स रखेंगे, फील्ड पोल्स, एंड स्टेशनरी आर्मेचर रखेंगे जो कि स्टेटर में रखेंगे। तो आशा करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी और ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच, आज यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन में और भी किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से प्रिपेयर करिए, हेल्दी रहिए, थैंक यू।